हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की जो हमारी एनसीईआरटी चल रही है ज्योग्राफी की। उसमें हमने पिछले 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा छठा चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। एक बार इसका रेफरेंस देख लेते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो वन है वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है। जो वनस्पति की श्रेणियाँ हैं वो कितने प्रकार से हैं, उसमें हम पहला पढ़ेंगे वनों के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे इसमें जो घास स्थल है, उसके बाद से कांटेदार झाड़ियों के बारे में जानेंगे कि ये जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं इसमें ये बेसिकली किस जलवायु में उगते हैं। यहाँ पे जो आप कांटेदार झाड़ियों के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में देखेंगे। वनों के बारे में देखेंगे कि ये वन कितने प्रकार से हैं। इसमें हम पहला जो प्रकार है उसमें पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे किस प्रकार के जो जानवर हैं ये रहते हैं। और यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं जैसे रोजवुड, आबनूस और महोगनी, इन वनों के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें कि इसके बाद जो सेकंड है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों के बारे में जानेंगे कि ये वन बेसिकली होते क्या हैं, ये किस स्थान पे पाए जाते हैं, इनका जो यूज है, ये यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं इनका यूज किस प्रकार है। यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं जैसे आपको दिख रहा होगा बाघ हो गए, यहाँ पे आपको गोल्डन लंगूर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के यहाँ पे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, इसको भी हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे जो शीतोष्ण सदाबहार वन है बेसिकली होते क्या हैं, यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है, यहाँ पे भी इनका जो स्थान एरिया है कहाँ पे ये मिलते हैं, यहाँ पे किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन से जानवर मिलते हैं, किस प्रकार की पक्षियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भूमध्य वनस्पतियाँ हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ हैं, बेसिकली इसका नाम भूमध्य वनस्पति क्यों रखा गया इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ का जो ये जो स्थान है जहाँ पे ये मिलते हैं, इस प्रकार की वनस्पतियाँ, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो जानवर मिलते हैं और ये यहाँ पे जो फल फूल उगते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। ये जो हम लास्ट पॉइंट देख रहे हैं कि शंकुधारी वन, यानी कि वनों में जो सबसे लास्ट पॉइंट है शंकुधारी वन, ये बेसिकली किस अक्षांश पे यानी कि उच्च अक्षांश या निम्न अक्षांश पे पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे किस प्रकार के वन होते हैं, उन वनों के में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनका यूज क्या होता है, यहाँ पे इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये शंकुधारी वन है, ये जो हिमांचल में पाए जाते हैं वन वो हैं। और उसके बाद से हम देखेंगे जो घास स्थल हैं, घास स्थल बेसिकली होते क्या हैं, इनकी जो प्रकार हैं जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये जो है इनकी ऊंचाई भी देखेंगे कि यहाँ पे ये इनका जो एरिया है कि ये कहाँ पे मिलते हैं, इनमें यहाँ पे कौन से जानवर मिलते हैं, इनके बारे में देखेंगे। हम शीतोष्ण घास स्थल की भी बात करेंगे, इसमें भी कौन से जानवर मिलते हैं, ये इनकी जो ऊंचाई होती है क्या ये पौष्टिक होते हैं या नहीं होते हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे। जो कटीली झाड़ियाँ हैं इनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं, यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट आपको दिख रहा है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, अलग अलग देशों में अलग अलग इसका नाम है, उस कटिबंधीय देशों का भी अलग अलग नाम है, इसको इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें जो क्वेश्चन है जैसे शॉर्ट आंसर हो गया या लॉन्ग आंसर हो गया, जो आपको यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन दिख रहे हैं या जो आपको सही जोड़े मिलाइए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम डिटेल से जानेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि वह बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह स्थलाकृतियों एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर नुकीली पत्तियों वाली एक शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष को देखने लगी। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष है। लंबे वृक्षों पर खिले लाल फूलों पर उसका ध्यान जाता है जिसका नाम है रोडोड्रान। आपको फिगर इसका दिखाता हूँ कहाँ पे है, ये है रोडोड्रान। इसकी ध्यान जो है वो उस पर गया जिसका नाम रोडोड्रान का फूल है। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पतियों की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन आता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इनमें पहला है वन। वन किसे कहते हैं? जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा घास स्थल है। जो माध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में, जहाँ का जो वर्षा एरिया है वहाँ पे मध्यम वर्षा होती है, वहाँ पे घास स्थल विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, आपको फिगर इसका दिखाई दे रहा होगा कि कांटेदार झाड़ियाँ आपको दिख रही है। ये कहाँ पे उगती हैं?
तो कांटेदार झाड़ियाँ एवं जो झाड़ होती है वो केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पर शुष्क उसका एरिया है, तो वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पैदा होती है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया था। उन्होंने उप ध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ और आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में भी कई अन्य जानकारियाँ दी उसको, सलीमा को, उसके पिता। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। अगर आप भूमध्य रेखा की बात करें तो एक आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पृथ्वी है, ये हमारा मिडिल पॉइंट है। हम अगर ध्रुव की बात करें तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये आपका भूमध्य रेखा है, यहाँ से हम ध्रुव की ओर जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर हमें इस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। जैसे अगर यूरोप साइड में जाएंगे तो वहाँ पे जो बर्फीली झाड़ियाँ यानी कि जो बर्फ़ में या जो ठंडे प्रदेशों में जो उगते हैं वृक्ष, वहाँ पे वो वृक्ष मिलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का जो मुख्य कारण है वो जलवायु का बदलाव है। अब जलवायु के बारे में एक बात देख लेते हैं कि किस प्रकार के वन जलवायु के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से उगते हैं। यानी कि वहाँ का अगर जलवायु गर्म है तो वहाँ पे किस प्रकार के वन उगेंगे, अगर वहाँ का जलवायु ठंडा है तो किस प्रकार के वन जो है वहाँ पे उगेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं। इससे पहले ऊपर कुछ छूटा हुआ है, एक बार देख लेते हैं उसको। यहाँ पे दिया है कि क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह हमें प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वन एरिया पे। इसमें जो पहला है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आइए इसके बारे में जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बेसिकली होते क्या है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधी के पास ये पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसलिए उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी पिटान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। यानी यहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी घना होता है। जब सूर्य की प्रकाश जो होती है वो जंगलों की जो भूमि है जहाँ जो ढका रहता है पेड़ों से, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये इस प्रकार के वृक्ष इस जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। उनमें इन तीनों का ऑप्शन देगा और एक कोई दूसरा दे देगा तो उसमें बोलेगा कौन नहीं पाए जाते हैं। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो कि इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष हैं। इसमें आता है रोजवुड, आबनूस और महोगनी। क्लियर है। यहाँ पे इसका आपको फिगर भी दिख रहा होगा किस प्रकार ये घने रूप में है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पे फिर दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं, एडिशनल फैक्ट है कि एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार के यानी ये मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को मार करके ये खा सकता है, इतना बड़ा ये जानवर होता है एनाकोंडा। ठीक है, ये सांप है। आपको फिगर दिख रहा है ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। अब आते हैं अपने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पे। ये बेसिकली होते क्या हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये आपको कुछ फिगर इसका दिख रहा होगा कि इसका फिगर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का, इसके वृक्ष जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, बेसिकली इसका मतलब यही होता है। तो आइए देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवन, नीम और शीशम जैसे वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर है। दृढ़ जो काष्ठ वृक्ष हैं, फर्नीचर, यातायात, इन सबके सामग्री निर्माण में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है। ये प्रदेश में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जैसे बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है उसमें कौन से वृक्ष आते हैं। इसमें साल, सागवन और नीम, शीशम जैसे वृक्ष आते हैं। इनका यूज तो आपको पता ही है, फर्नीचर, यातायात सामग्री निर्माण में भी इनका यूज किया जाता है। क्लियर है। यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है कि भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं बेसिकली। क्लियर है।
यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है ना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। ये आपका बाघ है, ये गोल्डन लंगूर है, यहाँ पे हाथी है, आपको दिख रहा होगा फिगर में। ठीक है, अब आते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में। इसमें बेसिकली क्या है, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका में ये, और दक्षिण चीन में, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में। यहाँ ये बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली स्थान कहाँ पे है, कहाँ पे ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए, शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर जगह की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि दक्षिण पूर्व अमेरिका में, दक्षिणी चीन में और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में ये मिलते हैं। अगर यहाँ बात करें कि कौन से वृक्ष पाए जाते हैं तो आप बोलेंगे बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे जो दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। क्लियर है, यहाँ पे आपको जो वृक्ष हैं इसके आपको फिगर इसका दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसके बेसिकली जंगल हैं, आपको दिख रहा होगा। अब अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं तो बात करते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होते हैं। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन यहाँ मिलते हैं। यानी अगर हम फिगर की बात करें, जैसे ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पे ये विषुवत रेखा है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे जो बेसिकली होता है, जो 66.5 डिग्री पॉइंट होता है, जहाँ पे आपको हमने क्लास 6 में बताया हुआ है इसको डिटेल इसके बारे में कि कौन सा 66.5 डिग्री है, कौन सा 23.5 डिग्री है, इसको आप देख लीजिएगा जाके। तो जो 66.5 डिग्री पॉइंट है उसमें हमने बताया था कि ये जो है यहाँ पे काफ़ी ठंड एरिया आती है। यहाँ का जो ये मानसून रहता है, जो यहाँ का जलवायु रहता है वो काफ़ी ठंडी होती है। तो इसी एरिया में बेसिकली शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसी की बात किया है कि उच्च अक्षांश। क्लियर है, ये जो है उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ जो है वो शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले अगर हम पेड़ की बात करें तो यहाँ बांज, एस, बीच, ये जो है बेसिकली पेड़ हैं। क्लियर है, बांज, एस और बीच। और यहाँ पे अगर हम बात करें कौन से जानवर पाए जाते हैं तो हिरण, लोमड़ी और भेड़िया जैसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम पक्षियों की बात करें तो यहाँ पे फिजेंट और मोनाल, आपको फिगर दिख रहा होगा, ये है फिजेंट और ये है मोनाल पक्षी। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है वो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, किस एरिया में पाए जाते हैं। तो आप बोलेंगे उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ कौन से पेड़ यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि इस वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे बांज, एस और बीच, इस प्रकार के वन यहाँ पे पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो जानवर की बात करें तो यहाँ पे हिरण, लोमड़ी और भेड़िया जैसे जानवर यहाँ मिलते हैं। और पक्षी जो है आपको पता ही है कि फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको फिगर दिख रहा है शीतोष्ण पर्णपाती वन का। ठीक है, इसका जो वन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम बात कर लेते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें तो भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात करते हैं। महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ये ढके हैं। महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं, यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका जो नाम है वो भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में जैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिम अमेरिका और साथ में हम बात करें दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु जो है शीत ऋतु में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे यहाँ पे पेड़ फल जो है यहाँ पे पैदा होते हैं। इसलिए लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीव कम है। ठीक है, यहाँ पे जो समझने वाला पॉइंट ये है कि ये किस एरिया में मिलते हैं। जैसे हमने बताया कि कैलिफोर्निया एरिया है, दक्षिण पश्चिम जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे मिलते हैं। अगर यहाँ पे हम पेड़ों की बात करें, यानी कि यहाँ पे आमतौर पर कौन से फल पाए जाते हैं, तो बोलोगे संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे जो फल हैं यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जानवर हैं ये बेसिकली यहाँ पे जानवर कम पाए जाते हैं। ठीक है, हमने बात कर लिया इसके बारे में, भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में। यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है एक बार उसको देख लेते हैं। ये आपका जो फिगर है ये भूमध्य सागरीय वनस्पति की है। यहाँ पे किस प्रकार अंगूर की खेती की जा रही है, ये अंगूरों का बाग है। ठीक है, यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। तो भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेती हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। और दूसरा क्या है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये है शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी अक्षांश यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री
के भव्य शंकुधारी वन यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें हम टैगा वन भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय के जो प्रचुर मात्रा में जब हिमालय पे चढ़ रही थी तो वहाँ पे इसने देखा था, जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया है कि सलीमा बेसिकली ट्रैक पे जा रही है अपने छुट्टियों के मौसम में। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों का जो उपयोग है वो लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। ये सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम भी आते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए भी बक्से के रूप में बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं, यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू, ये ऐसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं घास स्थल कि घास स्थल बेसिकली कितने प्रकार के हैं। तो जो पहला है वो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पतियाँ निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक उसकी ऊंचाई होती है। ये इतनी ऊंचाई तक बढ़ सकती है। ये बेसिकली अफ्रीका का सवाना घास स्थल इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है कि अफ्रीका में जो सवाना घास स्थल है ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल के एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं। अगर हम सामान्य रूप से कहें कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल में इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं तो इसमें आएगा हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण और तेंदुए जैसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल का अगर हम फिगर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं शीतोष्ण घास स्थल पर। अब जो सेकंड आता है वो है शीतोष्ण घास स्थल। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतरी भागों में ये पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं वो जंगली भैंसी, बाइसन और एंटीलोप यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, हमने शीतोष्ण घास स्थल के बारे में जान लिया है। अब आते हैं कटीली झाड़ियों पर। कटीली झाड़ियाँ बेसिकली क्या है, ये कहाँ पे उगती हैं? ये जो है ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान के जो प्रदेश हैं हम इसको आगे देखेंगे कि यहाँ जो रेगिस्तान वाले एरिया हैं वो कहाँ पे हैं, क्योंकि रेगिस्तान वाले एरिया में ही जो कटीली झाड़ियाँ हैं वो मिलती हैं। जैसे हमारा जो भारत है उसका जो राजस्थान वाला पोर्शन है यहाँ पे ये कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं तो आपको कमेंट बताना है कि भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ पे बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल जो काई है, लाइकेन हो गए यहाँ एवं छोटी झाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, जिन्हें हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। ठीक है, ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवर के शरीर का पर जो है वो मोटा फर और मोटी चमड़ी रहती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले जानवर में अगर हम बात करें कौन से यहाँ पे जानवर मिलते हैं तो उसमें सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू और ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी जैसे यहाँ पे जानवर मिलते हैं। सलीमा के पिता उसे कुछ घने वनों के बारे में बता रहे थे और सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए यह स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया गया तो वन्य जीव कहाँ पे जाएंगे, क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? ये उसके दिमाग में क्वेश्चन आ गया। अगर लोग इसी प्रकार से पेड़ों को काटते रहें तो भविष्य में जो पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा है, जो जलवाष्प और लकड़ी, फल एवं मेवे जो हमें मिलते हैं, क्या वे इसी तरीके से मिलेंगे? क्या आप सलीमा की बात से सहमत हैं? आपको कमेंट बताना कि क्या ये जो सलीमा बातें कह रही हैं क्या आप इस बात से सहमत हैं हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, या जो हमारा नेचुरल का जो बैलेंसिंग सिस्टम है जिसमें जितने वृक्षों को लगाया जाता है उतने वृक्षों को काटा जाए, या जो नेचुरल संबंधित जो सोर्सेज हैं उनको पर्याप्त मात्रा में जिन्हें जितना हमको यूज है उतना ही उसको काटें। ठीक है, लाभ के लिए इसको न अर्जित करें। क्या इस बात से आप सहमत हैं? इसको आपको कमेंट बताना है। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा कि जो ध्रुवीय भालू हैं या जो वालरस है उसका जो फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सील है, सील का फिगर आपको दिख रहा होगा, ये सील है। यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट है उसको एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली बताया क्या जा रहा है। यहाँ पे बात किया है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल बेसिकली कहाँ पे हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूर्वी अफ्रीका है जहाँ पे इसको हम सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में कंपोस्ट कहते हैं और वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। ये घास स्थल बेसिकली उष्णकटिबंधीय घास स्थल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा।
अब हम आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में। यहाँ पे अर्जेंटीना में इसे पैम्पास कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रियरी कहते हैं और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, मध्य एशिया में स्टेपी कहते हैं और लास्ट ऑस्ट्रेलिया में इसे डॉन कहते हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में हमने इतना बताया कि पैम्पास, प्रियरी, वेल्ड, स्टेपी और डॉन। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है वो क्या है, इसमें सवाना, कंपोस्ट और लानोस जैसी घास स्थल आती हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय जो ये आपको पॉइंट दिख रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि यदि क्वेश्चन आता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में बताने के लिए तो आपको ये बताना है, और यदि शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल आता है तो आपको ये वाला पोर्शन बताना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को हम हल करेंगे एक एक करके। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है अधिकतर। तो जो पहला कारक है वो क्या है, टेम्परेचर यानी तापमान। दूसरा क्या है, वर्षा। इन कारकों पर वनस्पतियों का विकास निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं तो प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियों के बारे में बताना है हमको। तो इसकी जो 3 श्रेणियां हैं वो क्या है, पहले में क्या आता है, वन आता है, दूसरा क्या है, घास स्थल, और तीसरा क्या है, कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो वनस्पतियों की मुख्य 3 श्रेणियां हैं उनमें वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के हमको नाम बताना है। तो जो उस सदाबहार वन के दृढ़ काष्ठ में जो पहला है वो क्या है, पहला है एबोनी। ठीक है, और दूसरा क्या है, महोगनी। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे कि जो भारत की ये जो है भारत की उत्तरी वाला एरिया, यानी अगर हम फिगर की बात करें तो जो ये वाला पोर्शन है उत्तर वाला, यहाँ पर, और साथ में ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्लियर हो गया ना। हमने बात किया है कि भारत का जो ये वाला भारत का जो उत्तरी इलाका है यहाँ पे पर्णपाती वन मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में यहाँ पे मिलते हैं। अब मेरा जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, नींबू वंश यानी सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं। तो आप बोलोगे कि भूमध्य सागरीय जलवायु में इस प्रकार के फलों को हम उगाते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय वन जो जलवायु वहाँ पे। अब आते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग आपको बताना है। अगर हम पहले उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग है कि इन शंकुधारी वनों के वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, अखबारी कागज बनाने में किया जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए जो बक्से बनते हैं उनके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या है, यहाँ पे जानवर के रहने के लिए स्थान है। जैसे जानवर में हम बात करें तो जो रजत लोमड़ी है, आपने नाम सुना होगा, रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू इस प्रकार के जो जानवर हैं उनके लिए एक शरण स्थल के रूप में ये काम करता है ये वाला वन, शंकुधारी वन। और चौथा जो कि लास्ट पॉइंट है इसमें अगर हम बात करें तो ये घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ियों यानी कि जलाने के लिए भी इस प्रकार के वन काम आते हैं। ठीक है, 4 आपको पता चल गया। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि छठा क्वेश्चन। वो क्या है कि विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या नाम है, शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। ठीक है, अब जो मेरा सेकंड पॉइंट है यानी कि सेकंड क्वेश्चन है जिसको हमको बताना है कौन सा इसमें सही है। जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे काई और लाइकेन जो है वो टुंडा वनस्पति में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। तो आप बोलोगे कि जो गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे इस प्रकार के वन मिलते हैं, झाड़ियाँ मिलती हैं कांटेदार। अगर हम थर्ड की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर हमको बताना है। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जानवर है उसमें बेसिकली जो सबसे पॉइंट है पहला वो है बंदर। ठीक है, यहाँ पे बंदर मिलते हैं। इसमें जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है कि शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है। तो जो महत्वपूर्ण प्रजाति है वो कौन सी है, तो आप बोलोगे जो चीड़ है वो इसकी महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है, चीड़ का वृक्ष। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है यानी कि लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि स्टेपी घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं। हमने एक जो एडिशनल फैक्ट था उसके बारे में बताया था कि जो स्टेपी घास स्थल हैं वो बेसिकली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। स्टेपी जो है वो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मध्य एशिया के भागों में पाए जाते हैं। इसमें जो दिया हुआ है, जो आपको विकल्प दिया हुआ है, इसमें जो तीसरा विकल्प है यानी कि मध्य एशिया में ये इस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो इसमें हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे में क्या आता है कि हमको मिलान यानी कि सही जोड़े को मिलाना है। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें कि वालरस, तो वालरस जो है ये एक प्रकार का जानवर है, यानी कि यहाँ पे कहा गया
यहाँ पे है इस प्रकार का एक ध्रुवीय जानवर है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है कि देवदार का वृक्ष है। देवदार जो है वो नरम काष्ठ का पेड़ है, यानी कि यहाँ पे मिलेगा। तीसरा क्या है, जैतून। जैतून जो है ये एक नींबू वंश का फल है, यानी कि यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। और लास्ट में हम बात करें कि जो कंपोस्ट है वो कहाँ पे है, तो कंपोस्ट ब्राज़ील की ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, हमने एडिशनल फैक्ट में ऊपर आपको बताया है। और डाउन कहाँ पे है, तो डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे अंटार्कटिका में, ठीक है। अब हम बातें हैं कारण बताइए पे। इसमें बेसिकली जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवर की फर एवं त्वचा मोटी क्यों होती है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि वहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी ठंडी होती है, तो ठंडी से बचाव के लिए वो प्राकृतिक रूप से उनका जो त्वचा है वो मोटी और जानवर की फर त्वचा और मोटी होती है, ठीक है, यानी कि जो वहाँ का जलवायु हो वो ठंडी होती है इसलिए। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वह है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां मौसम परिवर्तन होते हैं। इन में पाए जाने वाले वृक्ष जल संरक्षित रखने के लिए वृक्ष जो अपनी शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों बदलती है। तो आप बोलोगे कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, जैसा कि आपको पता ही है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। जलवायु में जो परिवर्तन होता है वो निम्न प्रकार से होता है, यानी इसकी जो सघनता में बदलाव आती है वो कुछ इस प्रकार आती है। इसमें जो हम पहले की बात करें तो इसमें आएगा कि जो वहाँ का टेम्परेचर है उसमें अंतर होने के कारण। दूसरा क्या हो सकता है, वर्षा की जो भिन्नता है उसके कारण हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है कि जो भूमि की ढाल है, यानी इसकी ऊंचाई या ढलाई, तो भूमि की ढाल और जो वहाँ का मृदा है उसकी मोटाई की जो भिन्नता है उस पर भी निर्भर करता है। और इसीलिए वहाँ का जो वनस्पति है वो सघन हो सकता है या विरल हो सकता है, इन कारकों पर निर्भर करता है, जैसा हमने चैप्टर में बताया आपको। इसके साथ ये जो हमारा क्वेश्चन था या जो चैप्टर 6 था ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।